नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कुंडा इलाके में गौशाला की आड़ में चल रही थी ये फैक्ट्री और यहां से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह अवैध फैक्ट्री शराब माफिया गुड्डू सिंह की बताई जा रही है। आईजी जोन प्रयागराज के नेतृत्व में अवैध शराब की फैक्ट्री में जेसीबी की मदद से बोतलों को खोदकर बाहर निकाला जा रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी गौशाला की आड़ में कि 10 करोड़ का बताया जा रहा है यहां से शराब का कारोबार। बड़ी कामयाबी। और देखिए, जेसीबी मशीन को लगाना पड़ा है गड्ढा खोदने के लिए। शराब की बोतलों को इस तरीके से यहाँ दबाकर मिट्टी के नीचे रखा गया। उसके बाद 300 पेटियां 2 बार लगातार पकड़ी गई। तब पता चला कि आसपास यहाँ भी कोई बड़ा सेंटर है। तो आज यहाँ की हमारी लोकल पुलिस, इलाहाबाद पुलिस, आबकारी विभाग, सबकी संयुक्त टीम ने यहाँ पर छापामारी की, जिसमें भारी संख्या में यहाँ से खाली बोतलें, शराब, रेक्टिफाइड स्पिरिट और उसकी मशीनें जो पैकेजिंग के काम में आती हैं और बॉटलिंग के काम आती हैं, मिक्सिंग के काम आती हैं, उससे जुड़ा हुए केमिकल्स और अन्य उपकरण इसमें बरामद हुए हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। रोहित, ये गौशाला की आड़ में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, अब तक किसी को नहीं पता चला? जी अजय, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, प्रतापगढ़ के हदगवां गांव में आज पुलिस ने जो है 2 अवैध और नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का जो है भंडाफोड़ किया है। अगर वहीं बात करें तो ताजा मामला जो है ये हदगवां के नौबस्ता का ही है, जहां पे डीसी जोन और आईजी जोन के नेतृत्व में जो है अवैध शराब फैक्ट्री पर बड़ी जो है कार्रवाई की जा रही है। अगर बात करें तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की लागत की ये जो फैक्ट्री है वो बताई जा रही है। यहाँ से जो है 96 ड्रम केमिकल बरामद किए गए हैं और 1 लाख शीशियां बरामद की गई हैं। 135 अवैध जो है शराब बरामद की गई है। तो यहाँ पे जो नकली शराब होती है वो बनाई जाती है। फिर जो तो रोहित, क्या अभी भी जेसीबी की खुदाई चल रही है? आसपास के जिलों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वहीं डीसी जोन ने जो हल्का प्रभारी हैं, जो दरोगा हैं, उनको निलंबित किया है। सिपाही जो है उनको निलंबित किया है और जो पूर्व थाना अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई के जो है आदेश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये शराब माफिया गुड्डू के द्वारा जो है इन दोनों फैक्ट्रियों का जो है संचालन किया जा रहा था। और वहीं पुलिस ने अभी तक 8 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल जो है अजय खड़ा होता है कि कुंडा में जो है इतनी बड़ी जो है शराब की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस है, उसको कानो कान खबर नहीं लग सकी। अगर बात करें तो इन दिनों 1 महीने के अंदर प्रतापगढ़ में दर्जन भर जो है जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। कहीं ना कहीं जो है शासन से लेकर और प्रतापगढ़ तक जो है हड़कंप मचा हुआ है। तो अब मौतों के बाद जो है पुलिस जो है वो जो है सक्रिय हुई है और ताबड़तोड़ जो शराब माफिया रोहित, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है मौके पर? जी, अभी भी मौके पर कार्रवाई चल रही है, जेसीबी अभी भी है यहाँ? जी, ये जो है गौशाला की आड़ में चल रही थी और यहाँ पे जो शराब है वो जमीन के अंदर जो है गाड़ के रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस ने जो है 2 जेसीबी मंगवाई है और जेसीबी से जो है पूरी फैक्ट्री की जो है खुदाई की जा रही है और खुदाई के अंदर से जो है भारी मात्रा में जो है शराब जो है निकल रही है और केमिकल जो है वो जो है बरामद हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है 5 घंटे हो गए हैं, पुलिस लगातार जो है रेस्क्यू कर रही है और बड़ा कारोबार चल रहा था अवैध शराब का। और किस तरीके से चल रहा था तस्वीरों में आप देख रहे हैं। यहाँ तक आलम ये है, गौशाला की आड़ में चलने वाली बड़ी फैक्ट्री में शराब को मिट्टी के नीचे दबाकर रखा जा रहा था। अब इसकी खुदाई चल रही है। 2 जेसीबी की मशीनें अभी भी लगी हुई हैं। और कोरोना पर आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2967 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की जान भी चली गई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 62,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज्यादा लखनऊ में एक दिन में 942 कोरोना के केसेस मिले हैं। यूपी में कोरोना के कहर को बढ़ता देख योगी सरकार ने 12वीं तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। इसी बीच सांसद महेश शर्मा ने नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड में 24 घंटे में आए 364 नए कोरोना के मरीज सामने। राजधानी देहरादून में एक और नया कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उधर महाराष्ट्र के पुणे में कल से 7 दिन का
मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। देश की राजधानी में 3500 केसेस मिले हैं। केजरीवाल सरकार की इससे चिंता भी बढ़ गई है। लखनऊ और इलाहाबाद की हाई कोर्ट 5 से 11 तारीख तक वहां पर केवल अनिवार्य काम ही होंगे, बाकी सुनवाइयों को रद्द कर दिया गया है। के समय पर हम ये 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इस विषय को हम बहुत गंभीरता से लें। ये हमारे मानवता के हित में, हमारे हित में, परिवार के हित में बहुत ज़रूरी है। इसको किसी भी तरह की ढील ना समझें, किसी भी तरह की कोई इसमें शर्म ना समझें। अगर कोरोना आपको हो गया है तो तुरंत सूचना दें, अपने आप को क्वारंटीन करें। और मैं समझता हूँ कि देशवासी, जब पूरा देश इसमें लगेगा, हमारी देश की एक ताकत है, 130-135 करोड़ देशवासी जब एक कदम आगे उठाते हैं तो हम 135 करोड़ कदम हम आगे चले जाते हैं। और हमने ये सिद्ध करके दिखाया ऐसे संकट काल में, आज भी इसकी ज़रूरत है। इस बीच कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग पर वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। जिले के मंडोली पीएचसी में तैनात एएनएम पर एक महिला ने एक साथ 2 बार कोरोना का टीका लगाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि एएनएम अपनी मोबाइल पर बात करने में इतनी मशगूल थी कि उसने एक ही बार में कोविड वैक्सीन की 2 डोज लगा दी। महिला ने यह भी दावा किया कि जब एएनएम से 2 बार इंजेक्शन के बारे में सवाल किया तो उसने उल्टा फटकार लगा दी। मैं गांव के मड़ौली अस्पताल में टीका लगवाने गई थी। जी, किस चीज़ का टीका लग रहा था? कोरोना का। जी, फिर क्या हुआ था? फिर लगवाने गई, अर्चना जी ने लगाया टीका तो बोला नहीं कि मतलब उठ जाओ। मैं बैठी रही, वो फ़ोन में बात कर रही थी, उन्होंने दूसरा टीका लगा दिया। मैंने बोला कि क्या 2 लगते हैं? तो नहीं, बोली 1। तो पहले तुमको उठ जाना चाहिए, तो बिगड़ने लगी। कहती तुम्हारी गलती है, तुम उठी नहीं थी। हमने कहा आपको बोलना चाहिए, मुझे क्या मालूम कि 1 लगते हैं कि 2 लगते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के जिक्र पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। हमारे दिल्ली के नेता, उनको भी थोड़ा दिमाग उनका भी वो परेशान हुआ था, तो वो भी बोले कि मैं जा रहा हूँ वाराणसी लड़ूंगा। अब इस तरह की गिदड़ भपकियाँ जो हैं वो बहुत एक्सपोज हो चुकी हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं। कोई नया सोचें। मुझे लगता है कि कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट में अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे, और अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, और यहाँ नहीं, वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगी तो शायद जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम से होने वाली है, उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश। और गृह मंत्री अमित शाह ने सीतलकुची में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि ममता बनर्जी 3T मॉडल पर सरकार चला रही हैं। पहला तानाशाही, दूसरा T है तोलाबाजी और तीसरा तुष्टीकरण, लेकिन मोदी इसे 3V मॉडल पर चलाएंगे। पहला विकास, दूसरा विश्वास और तीसरा व्यापार। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, किसानों ने चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया है। इसकी वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। चिल्ला बॉर्डर को एक तरफ से बंद किया गया है। राकेश टिकैत पर कथित हमले के विरोध में किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर नोएडा की चिल्ला बॉर्डर की। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लग गया है जाम। शाम का वक्त जब लोग घर अपने दफ्तरों से घर की तरफ रुख करते हैं, भीड़ होती है, इसी वक्त इसे जाम कर दिया गया है। प्रीति श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, इस वक्त क्या आलम है यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जो किसान थे, बड़ी संख्या में किसान चिल्ला बॉर्डर पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने पूरा जो चिल्ला बॉर्डर है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया था, यानी कि लोगों के आवागमन के लिए चिल्ला बॉर्डर को रोक दिया गया था। हालांकि जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो चिल्ला बॉर्डर पे अभी पहुंचे हुए हैं और किसानों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जो चिल्ला बॉर्डर है इसको खुलवा लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से किसान यहाँ पर अचानक से आके यहाँ पे उन्होंने चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया, उसके कारण लंबा एक जाम लग गया। कई किलोमीटर लंबा जाम इस समय लगा हुआ है चिल्ला बॉर्डर पे और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो समय है जब लोग अपने ऑफिस से घरों की तरफ निकलते हैं, घरों की तरफ जाते हैं। और कितने किसान यहाँ पर पहुंचे हैं? अचानक जाम लगा है और जाम कितना लंबा है?
जाम की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। काफी लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि जो नोएडा से दिल्ली से जो नोएडा जाने वाला रास्ता है उस रास्ते पे जो किसान हैं वो बैठ गए हैं, यानी कि दिल्ली से जो लोग नोएडा की तरफ आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है। रास्ते को पूरी तरीके से किसानों ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लंबा जो ट्रैफिक है वो लंबा ट्रैफिक जाम हो गया है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं और किसानों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जिस तरीके से आज जाति शिकायत पे हमला किया गया राजस्थान में, उसके विरोध में लेकर उन्होंने ये जो है चिल्ला बॉर्डर है उसको जाम किया गया। ये जाम की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रीति, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं किस तरीके से किसान यहाँ पर पहुँच गए, अचानक इन्होंने चिल्ला बॉर्डर को जाम कर दिया। दिल्ली नोएडा को जोड़ता है ये बॉर्डर और काफ़ी व्यस्त यहाँ की सड़क है और इसी वजह से बड़ा जाम यहाँ पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक आज वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, ये तस्वीर देखिए, कन्याकुमारी में रैली के लिए जाते वक्त रास्ते में राजसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल और भव्य तिरुवल्लुर प्रतिमा की एक झलक दिखी। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुद जा रहे हैं एयरक्राफ्ट से और वो तस्वीर ले रहे हैं जिसको साझा किया उन्होंने देशवासियों के साथ। और अब बात मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की 2 बड़ी खबरों की। पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तार को यूपी लाने का आदेश हुआ है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट उसे पहुंचा दिया गया है और अब कभी भी मुख्तार अंसारी को यूपी लाया जा सकता है। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि मुख्तार को मोहाली कोर्ट से झटका लगा है। मुख्तार को अब 12 अप्रैल को कोर्ट में वर्चुअल पेश होने को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि अब पंजाब पुलिस ही मुख्तार को बांदा जेल तक पहुंचाएगी। रोपड़ जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक और आखिरी दाव जो मुख्तार अंसारी ने कोशिश की थी खेलने की, उसमें भी नाकामयाब रहा मुख्तार अंसारी, जिसमें 12 अप्रैल को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेशी की गई थी। हालांकि कोशिश उसकी यही थी कि वो रोपड़ जेल में ही रहे और फिजिकली यहाँ पर पेश हो, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 अप्रैल को उसकी पेशी होगी। हालांकि इसके साथ साथ जो एम्बुलेंस का विवाद है वो भी गहराता जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 ने सबसे पहले खुलासा किया कि आखिर गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पास यूपी नंबर एम्बुलेंस कैसे पहुंची, कैसे उसको मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची। कई बड़े सवाल सामने थे जिसको लेकर अब मामला दर्ज हुआ है, गहनता से जांच की जा रही है और मुख्तार अंसारी को लेकर कई ऐसे अफसर, कई ऐसे लोग फंसते नजर आ रहे हैं जिनसे ये सवाल है कि आखिर मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था। लगातार मुख्तार अंसारी कोशिश कर रहा था कि वो बचे, सेहत का हवाला हो या फिर किसी तरह का बहाना हो, लेकिन इस बार किसी भी तरह से कोई भी मुख्तार अंसारी की नहीं चली और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी 12 अप्रैल को पेशी की जाएगी। वाराणसी में पुलिस की छवि सुधारने के लिए नए कमिश्नर ए सतीश गणेश कुछ नयापन लाने की कसरत कर रहे हैं। इसके तहत पुलिस के अफसरों की डिटेल जनता तक पहुंचाने की योजना है। इस अभियान का नाम नो योर ऑफिसर रखा गया है, यानी अपने ऑफिसर को जानिए। कमिश्नर ए सतीश गणेश का दावा है कि इसके जरिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद होगा और पुलिस की छवि सुधरेगी। अब देखना होगा कि नए कमिश्नर का यह नया प्लान कितना कारगर होता है। ये मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो चुकी है। ऐसे में नए पद, नई नियुक्तियां काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये चर्चा जनता के बीच में है। उसे सामान्य बनाने के लिए नए पुलिस कमिश्नर ने एक नया अनोखा कैंपेन की शुरुआत की है। क्या वो कैंपेन है और कैसे यहाँ के जनता को फ़ायदा पहुँचाएगा, ये बताने के लिए खुद हमारे साथ कमिश्नर ए सतीश गणेश जी हैं। सतीश जी, क्या कॉन्सेप्ट है ये? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब से कमिश्नरेट प्रणाली वाराणसी में लागू हुई है तो मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि क्या चेंज है पहले से और इसमें जो अधिकारी तैनात हुए हैं उनकी क्या भूमिका होगी, कौन अधिकारी तैनात हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे पास जब प्रश्न आए तो मैंने ये सोचा कि नो योर ऑफिसर, यानी कि आप अपने अफसर को जानें। एक शुरुआत है, नई शुरुआत है, जिसमें हम अधिकारी की पूरी प्रोफाइल, यानी कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कहाँ के रहने वाले हैं, पूर्व में उनके कहाँ कहाँ क्या अनुभव रहे हैं,
तो इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम जनता तक अधिकारियों की बैकग्राउंड की पूरी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इससे जनता और पुलिस के बीच जो तालमेल है वो और बेहतर होगा। तो वाराणसी पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश की बात आप सुन रहे थे। उनको नो योर ऑफिसर कार्यक्रम पर बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी ने नो योर ऑफिसर कार्यक्रम को बेहतर बताया है, तो कहा है कि इससे वाराणसी के लोगों को अपने अधिकारियों को इस बारे में जानने का मौका मिलेगा। वहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या इस तरह के फरमान से कोई फायदा होगा। पुलिस का इकबाल बुलंद करने की जरूरत है। उसका लाभ मिलेगा तो उसको आगे भाई पूरी तो करेगा ही ना। इनोवेशन तो किसी न किसी को तो कहीं से आए, कोई चीज आई, कोई IIT का वो ले आया, कोई IPS ले आया, तो वो अच्छी बात, फॉलो करना उसको अच्छी बात। कि अब क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। 4.25 साल के योगी शासन में जिस तरीके से अपराधियों ने गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक तांडव किया, पुलिस के इकबाल पर सवाल उठे, पुलिस शहीद हुए हमारे तमाम पुलिस के साथी, मगर जवाबदेही और जिम्मेदारी योगी सरकार तय नहीं कर पाई। सवाल उठता है कि पुलिस का इकबाल तय कब होगा और योगी सरकार का इकबाल कब तय होगा। फरमान से कभी सरकारें नहीं चला करती है, इकबाल से सरकारें चला करती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कुछ ही पले में कुछ और बड़ी खबरें। वेलकम बैक। योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर एक बड़ी राहत दी है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने OTS योजना को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। योजना के तहत घरेलू और ट्यूबवेल पर बिजली उपभोक्ताओं का 100% ब्याज माफ किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक एक मुश्त समाधान योजना, ब्याज माफी योजना को बढ़ाया गया है, आपके लिए बढ़ाया गया है। इस योजना का पूरा आप लाभ लें। इस योजना में अब तक का जितना भी आपका ब्याज है उसको माफ किया गया है। तो कुछ ही पलों में कुछ और खबरें, बने रहिए।